हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से हम वो वीडियो कंटिन्यू कर नहीं कर पाए थे। ठीक है। चलिए, तो हमारी बात जो चल रही थी वो इन्फिनिटी अपॉन लाइक एक्सटेंडिंग एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चल रही थी। और हम ये बोल रहे थे कि अगर भाई इनकी डिग्री में जो डिफरेंस है अगर वो वन का होगा तो उस केस में जो आंसर होता है वन अपॉन न्यूमरेटर्स की डिग्री होती है। ठीक है। तो इतनी बात हमने कर ली थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये जो आंसर आया था हमारा, हमने पहले आंसर निकाल लिया 1/4। ठीक है। बट ये आया कैसे होगा ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दिस इज हैपनिंग। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। यही होता है क्यूब के सम का फॉर्मूला, है ना। हम सब ने पढ़ रखा है। डिवाइडेड बाई एन टू द पावर फोर। तो अभी इधर क्या हो रहा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब मैं इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई फोर, और इसका कितना होल स्क्वायर। एंड ये जो एन टू द पावर फोर है ये ऊपर चले जाएगा, है कि नहीं। अगर आप इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है, तो एन की पावर फोर आएगा। आएगा। अगर एन की पावर फोर आएगा तो कोएफिशिएंट क्या है उसका वन। तो ऊपर से कितना आंसर आ जाएगा वन, नीचे से कितना चार, क्योंकि इक्वल अपॉन इक्वल हो गया, इक्वल अपॉन इक्वल हो गया तो सिंपल है, आंसर आ गया तुम्हारा 1/4। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी और वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब डॉट 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 एन क्यूब। ठीक है। एंड फोर डिवाइडेड बाई एन टू द पावर फोर। ठीक है। माइनस वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब एंड फोर डिवाइडेड बाई वन। ठीक है। एन टू द पावर फाइव। आप देखो, ये जो लिमिट है ये दोनों पे लग रही है ऑब्वियसली, तो हम लिमिट को अंदर लेके चले जा सकते हैं, इस पे अलग से लगा सकते हैं और इस पे अलग से लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली दो दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया, बस ऐसे समझो। ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, लिमिट को अगर मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, लेट्स सपोज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब। ठीक है। डॉट 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 एन क्यूब होल डिवाइडेड बाय एन टू द पावर फोर। ठीक। माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 एन टू द पावर थ्री एंड फोर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर फाइव। ठीक है। अब देखो इसका डायरेक्ट आंसर हमको पता है, अभी 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 हमने निकाला है। आंसर कितना आया था भाई, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों का, टेल मी। यहाँ फोर है इधर तीन है, तो डिफरेंस एक का, अगर एक का डिफरेंस है तो वन अपॉन डिनोमिनेटर की डिग्री, ये आंसर आ गया इस वाले। माइनस अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है, डिग्री डिफरेंस, डिग्री डिफरेंस कितना है बेटा, दो का है। अगर इफ डिफरेंस ऑफ डिग्री इज मोर देन वन, इज मोर देन वन, देन आंसर ऑलवेज जीरो। आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। अब तो क्या हो गया सर, जीरो कैसे आ गया बेटा, जब अपन ने इसको ओपन किया था इधर तो हाईएस्ट पावर क्या मिली थी अपन को, एन की पावर फोर। नीचे क्या है इधर, एन की पावर फाइव। ऊपर वाले की पावर छोटी, नीचे वाले की पावर ज्यादा, तो आंसर जीरो। दैट इज व्हाट, द स्मॉलर डिवाइडेड बाय बिगर, इन दैट केस आंसर क्या आता है हमारा, जीरो आता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आता है, जीरो हो गया, पता। आंसर आ गया तुम्हारा, मेरे को टच करो, पता नहीं कुछ। ठीक है। चलिए, से एक दो ट्रिक्स और हैं जिसको अपन याद, तुम याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप कर तो सकते ही हो।
उसके तरीके थोड़े अलग हैं, जैसे कि 1 into x दे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दूसरा 2 into x है, प्लस डॉट 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 n into x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n², ठीक है। यहाँ पर बेटा इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है x अपॉन डिनोमिनेटर्स डिग्री, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बेसिकली आंसर कितना हो जाएगा, x/2। ठीक, यहाँ पर भी n है, यहाँ n² है, तो डिफरेंस एक का है, तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा x/2। अब वो तुम कहोगे सर ये आया कैसे, बिल्कुल बताऊंगा, बट ये सैंडविच थ्योरम से होगा, ठीक है। तो जब मैं सैंडविच पढ़ाऊंगा बता दूंगा, ठीक है। चलो, इसी ट्रिक से रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन और उठा लूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए लिमिट x10 या n10, ठीक है, n10 × ∞, 1 to the power 100 प्लस 2 to the power 100 प्लस 3 to the power 100 प्लस डॉट 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 डॉट, देन n to the power 100 होल डिवाइडेड बाय n to the power 101। ये इस ट्रिक पे नहीं, इससे पहले वाले ट्रिक पे है। अब बेटा, अब क्वेश्चन देके घबरा जाओगे तो, सर हमें 1², 2², 3², या 1³ 2³ 3³ इनका सम तो पता है, पर हमको n⁴ प्लस एक 1⁴ प्लस 2⁴ प्लस 3⁴ इन सब का सम थोड़ी पता है। देख के आदमी की हालत टाइट, भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम याद करो, ध्यान से देखो, डिग्री का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ डिग्री, टेल मी बेटा, ठीक है। तो क्या आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, आंसर 1 अपॉन डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1/0, आंसर खत्म, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, लिमिट, let's take n10 × and that is 1² × x plus 1² plus 2² × x plus 2², no, plus 3² × x plus 3², ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में अपन को क्या दे रखा है उसने, n² × x प्लस n², ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n³, होल डिवाइडेड बाय n। अब बेटा अगर तुम्हें याद हो तो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई, तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, x प्लस आई। तो देखो ध्यान से, 1² इज व्हाट, इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर, तो जो प्लस में लिखा हुआ है ये सारे इंटीजर है, तो उनको अलग कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही इनको अलग करोगे, लिमिट एंड टेन इंटू इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा बोलो, 1² × x प्लस 2² × x प्लस 3² × x, मैं x वालों को इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, n² × x, ठीक, प्लस अब इधर से क्या बचा बताओ, 1² बचा, प्लस इधर से क्या बचा हुआ, 2², इधर से क्या बचा, 3², डॉट डॉट डॉट, इधर से बोलो क्या बचा, n² बचा, एंड इस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा, n³ चल रहा है कि नहीं। अब वो बस खत्म है मामला, अब तो ये सेट हो गया भाई। ये देखो, इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, क्योंकि इसमें अलग ट्रिक लगेगी, इसमें अलग ट्रिक लगेगी, खत्म, दोनों को स्प्लिट कर दीजिए, 1² × x प्लस 2² × x डॉट 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 n² × x, और होल डिवाइडेड बाई कितना बोलो, n³ प्लस लिमिट को मैंने स्प्लिट कर दिया, n टेन इंटू इन्फिनिटी, ये 1² 2² 3²,
डॉट 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 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब, स्प्लिट हो गई है। दोनों में डिफरेंस बोलो कितने का, डिफरेंस कितने का बेटा, 1 का, तो आंसर इधर से कितना, 1/3। इन दोनों में डिफरेंस कितने का बेटा, 1 का, तो आंसर बोला एक्स अपॉन डिनोमिनेटर की डिग्री, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, एक्स प्लस 3 + 1/3 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/। क्लियर। देखने में इतना भयावह क्वेश्चन लगता है, हालत खराब हो जाती है आदमी की देख के। पढ़ाई कितना सिंपल, अगर तुम्हें 2-3 चीजें याद रहेगी तो खत्म है क्वेश्चन। ऑल राइट, अब अपन बात कर लेते हैं सैंडविच थ्योरम पे। सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम मतलब वो ऐसा समझो, बड़ा पाव नीचे से एक पाव, ऊपर से एक पाव, और नीचे बीच में अपना पाव भर दिया, ऐसे ही है बस। बस यहाँ पर फंक्शन है, क्या होगा इधर, 3 फंक्शन होंगे। कितने फंक्शन होंगे, 3 फंक्शन। लेट्स सपोज एक फंक्शन है जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन है, कुछ ऐसा ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बिल्ड कर लेते हैं। एक फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, ये लेट्स सपोज f(x) है, ठीक है, और एक फंक्शन कुछ ऐसा है, ये g(x) है, y = gx, और ये एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों फंक्शन x = a बराबर है, और ये बराबर होने के बाद हमको जो y की वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज वो जो y की वैल्यू है वो l है, क्या है, l है, ठीक है। अब वो एक तीसरा फंक्शन, और वो फंक्शन हमें कुछ इस तरीके से लेना है कि वो f(x) से तो छोटा, g(x) से बड़ा, मतलब दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई फंक्शन लेना है तो क्या वो फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, बिल्कुल। लेट्स सपोज इसको मैं क्या ले लेता हूँ, h(x) ले लेता हूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये यहाँ पर ज्यादा देर तक टच होते हुए दिख रहा है, टच वो इधर ही हो रहा है, ऐसा समझ के चलते हैं, ठीक है। तो अब f(x) हमेशा बड़ा है, g(x) हमेशा छोटा है, इससे, किससे, h(x) से। तो जो ये हमारा h(x) है, बड़ा मतलब ये बीच में फंस गया ना, तो h(x) बड़ा है किससे, g(x) से, और बराबर भी है। बराबर कब है, जब ये तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तीनों एक ही जगह है, क्योंकि f(x) और g(x) दोनों चिपके हुए हैं ना ऐसे, तो अगर इनके बीच में से निकालना है तो वही वहीं से जाएगा ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब बराबर भी है, h(x) छोटा हो सकता है किससे, f(x) से, और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है, और अगर मैं बात करूं एट x = a पर, मैं लिमिट ले लेता हूँ तीनों पर, ठीक है। लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी चेंज थोड़ी ना होती है उससे, तो मैंने लिमिट ले लिया, लिमिट x टेंडिंग टू a, g(x), तीनों जगह लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), ठीक है। अब मैंने लिमिट ले ली तीनों जगह, ठीक। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो x = a पर f(x) की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही थी, l आ रही थी क्या, ये भी l आ रही थी, और g(x) की वैल्यू भी कितनी आ रही थी, l। तो जो बीच वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब तुम ये कह रहे हो जो h(x) है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू l एंड लेस देन इक्वल टू l, मतलब उसी नंबर से बड़ा या बराबर, उसी नंबर से बड़ा छोटा या बराबर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा या छोटा एक साथ तो हो नहीं सकता, पर बराबर हो सकता है। इसका मतलब है अगर दोनों तरफ से आंसर अगर हमारा सेम आ जाए तो बीच वाले का जो आंसर होगा वही होगा जो दोनों तरफ से आ रहा है। तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग जो ए है वो h(x) की, वो कितनी आंसर आ गई, ये सैंडविच थ्योरम यही कहता है भाई, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी फंक्शन है h(x) का, जो g(x) से बड़ा है f(x) से छोटा है, तो उसकी वैल्यू अगर दोनों किसी पॉइंट पर दोनों की तरफ से वो बराबर बैठ जाए तो तीसरे फंक्शन की वैल्यू जो होगी लिमिट की वो भी बराबर होगी, ठीक है। यही फंक्शन की सैंडविच थ्योरम है, ठीक है।
अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड लिमिट extending to infinity f of 3x upon fx is equal to 1, then limit extending to infinity f of 2x upon x equal to क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब इसमें हमसे एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन है, लगातार कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं सैंडविच थ्योरम की, उसमें भी फंक्शंस तीनों कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट पर। अच्छा भी, अब एफ ऑफ 3x अपॉन एक्स तो हमें 1 दे रखा है, एफ 2x अपॉन एक्स हमसे पूछा है। ठीक है, अब एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब समझते हो बेटा? मतलब कोई भी फंक्शन है वो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यू लूंगा और यहाँ पर 3 वैल्यू लूँ, तो 2 पे तो कम आंसर मिलेगा ना मुझे, वाई की वैल्यू कम मिलेगी, और 3 पे क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, है ना? तो यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग हुआ तो एफ ऑफ 2 बड़ा होगा और एफ ऑफ 3 क्या होगा, सॉरी, एफ ऑफ 3 बड़ा होगा एफ ऑफ 2 से। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर 3 फंक्शन ले रहा हूँ, एक एफ एक्स ले रहा हूँ, एक एफ ऑफ 2x ले रहा हूँ, और एक एफ ऑफ 3x ले रहा हूँ। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे उतना बड़ा फंक्शन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 3x। तो ये 3x बड़ा है सबसे, उससे बड़ा कौन है, 2x। ठीक है, अगर मैं तीनों पे लिमिट लगा दूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सर आपको कैसे पता एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगानी? मैं कह रहा हूँ ये देखो, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। क्या काम कर लेंगे? अगर आप ध्यान से देखो, इसके भी डिवाइड में एफ एक्स है, इसके भी डिवाइड में एफ एक्स है, तो क्यों ना मैं पूरे फंक्शन को एफ एक्स से डिवाइड कर दूं? और एफ एक्स से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाई एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 2x divided by f of x is greater than f of x divided by f। अब ध्यान से देखो, ये तो कट गया ना भाई, ये तो 1 हो गया। तो अगर अब लिमिट लगा देता हूँ तीनों जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एंड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसने हमको लिमिट दे रखी है पहले वाली? ये यस सर, दे रखी है, कितनी है, 1, 2, 1 ग्रेटर देन। ठीक है, अच्छा, दे माइट बी इक्वल ऑल्सो। सर हाउ इक्वल? व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इट विल बी इक्वल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू बताएंगे इसका लिया। इसका आंसर हमें पूछा है इस वाले का, तो एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर पूछा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है ये इससे बड़ी है, 1 से बड़ी है या छोटी है, मतलब 1 से बड़ी है उसके बराबर है, 1 से छोटी है उसके बराबर है, का पॉसिबिलिटी क्या है सच होने की, कि बराबर हो जाए भाई 1 के। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स इज नथिंग बट द वन से, दोनों तरफ से सेम आंसर आ गया, तो बीच वाले का भी वही होगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अपन ने बात करी थी, हमने एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 into x, मैंने आपको बताया था कि
इसका जो प्रूफ है वो सैंडविच से कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं पहले आपको बताऊंगा। डॉट 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 लिमिट ऑफ एन एक्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब वो तुम लोगों सर इसमें कैसे लगाना, तो इसमें ऐसे लगा सकते हैं, ये वन इंटू एक्स इज ग्रेटर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, बताइए क्या होता है बोलो। हम्म, ये लेस देन और इक्वल टू किससे होता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होता है, ऐसे समझो। जैसे मान लो मैंने 1.2 लिया तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया ना। मैंने -1.2 लिया तो इसका आंसर कितना है, -2 आया, ठीक है। और अगर मैंने 1 लिया तो इसका आंसर कितना है, 1। तो अगर मैंने 1 लिया है, मतलब जो एक्स है उसी के बराबर आ गया ना आंसर, ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा बोलो। ठीक है, तो अब कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है तो वो क्या होता है, जो उसके अंदर गया उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, उससे, जैसे यहाँ पर 1.2 गया उससे छोटा भी हो सकता है, तो या तो उसके बराबर या उससे छोटा हो सकता है। पर अगर मैंने इसमें से -1 किया, मतलब 1.2 में से -1 किया तो 0.2, तो क्या इससे बड़ा है, यस। अगर मैंने -1.2 में -1 किया तो -2.2 आया, क्या ये -2 उससे बड़ा है, यस, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है भाई। तो इसका मतलब वो उससे हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। क्या बराबर भी हो सकता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो 1.99 ले लिया, और इसमें से मैंने 1.99 में से 1 घटाया तो कितना है, 0.9। बराबर नहीं हो सकता, मतलब ग्रेटर देन वाले केस में -1 से बराबर नहीं हो सकता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो एक्स से x-1 से हमेशा बड़ा होता है, बट लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये चीज अपन को याद रखें, ठीक। अब यहाँ पर x है तो इधर भी x आया और इधर भी x आया। मान लीजिए अगर इधर 2x आ जाता तो इधर 2x आ जाता, और इधर कितना, 2x-1 आ जाता, यहाँ पर कितना आ जाता, 3x, तो इधर कितना हो जाता, 3x, और इधर कितना हो जाता, 3x-1। अब ऐसे करते करते जब मैं लास्ट में पहुंचता एन एक्स, तो ये कितना, n x-1, और ये कितना होता, एन एक्स, ठीक है। अब देखो ऊपर जो लिखा हुआ है ये इन सब का सम लिखा हुआ है, तो मैं ऐड कर देता हूँ सबको। अब मैं जैसे ही ऐड करूंगा बीच वाले को, तो वो कितना होगा बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एक्स, लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन और इक्वल टू में क्या आएंगे, इधर वाले ऐड करना पड़ेगा, मतलब x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 एन एक्स, ठीक है भाई। इधर क्या बचेगा देखो, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस एन एक्स, ये तो रहेगा ही, x प्लस 2x प्लस 3x डॉट 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 एन एक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। बट माइनस, ये -1 -1 -1 -1 कितनी बारी -1 हमको ऐड करना पड़ेगा, एन टाइम्स। तो यहाँ पर एन टाइम्स जब एन को ऐड करोगे तो कितना आता है, एन। तो ये किस कैसा हो जाएगा बेटा, लेस, इट विल बी लाइक ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है, एंड इट इज लेस देन दिस वैल्यू, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को एन स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, और पूरे को इधर किस क्या कर दे रहा हूँ, एन स्क्वायर से डिवाइड, एंड पूरे को इधर भी क्या कर दे रहा हूँ, एन स्क्वायर। मैं ट्राई कर रहा हूँ ये बनाने का और आसपास के वैसा सॉल्व करने का, ठीक है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद इसमें लिमिट भी है तो मैं लिमिट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर लिमिट डाल दी मैंने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इधर भी डाल दी लिमिट, सॉरी नॉट एक्स, एन टेंडिंग टू, दैट दिस इज एन टेंडिंग टू, ठीक है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इधर भी डाल देता हूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, जो अब मेरे पास बचा है, मैं बीच वाले को सॉल्व नहीं करूंगा, बीच वाला तो क्वेश्चन है मेरा, बीच वाला क्या है, क्वेश्चन है, उसको मैंने एज इट इज रखा।
इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। लेस देन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ से x कॉमन निकाला था, कितना बचेगा? 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहाँ से भी x कॉमन निकाला, कितना हो गया बोलो? 1 + 2 + 3 डॉट 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 माइनस होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है। अब वो अगर आप देखोगे बीच वाला हमारा ऐसे ही चलता है, यहाँ पर एन वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स कांस्टेंट है, तो वो एक्स ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो इसका सम है वो कितना होता है? n × n+1 डिवाइडेड बाई 2/n²। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ध्यान दो एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ऊपर n × n हाईएस्ट कोएफिशिएंट 1 देयर 1 × x/2 डिवाइडेड बाई n² का कोएफिशिएंट 1। तो इधर से आंसर कितना? ऊपर हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट जो कि x/2 है, इधर से कितना? 1। ठीक है। ये बीच का ऐसे ही चल रहा है, इधर से बोलो यहाँ पर इसको अलग छोड़ दो इसको अलग कर दो, स्प्लिट कर दो। तो जैसे आप स्प्लिट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी x × 1, अच्छा इसका सम n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई n² माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n²। ये कट गया तो 1/n विच इज यहाँ कितना बनेगा? 1/इंफिनिटी बचेगा, क्योंकि n की जगह n बचा था तो n की जगह इंफिनिटी डाल दिया तो 1/इंफिनिटी 0 हो गया। इधर से कितना आंसर आएगा? x/2, क्योंकि ये दोनों सेम, ये 0, तो x/2 से बड़ा और बराबर x/2। तो बीच वाले का जो आंसर, बीच वाला जो हमारा क्वेश्चन, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो? इससे इधर का भी आंसर 1/x/2 आ रहा है, इधर का भी x/2, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया हमारा बीच वाले का? x/2। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू x एंड अप टू n अपॉन n²। तो उसका आंसर कितना होता है? ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब एक तरीके के क्वेश्चंस और फेमस हैं सैंडविच थ्योरम। वो सीरीज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसमें सम होता है बहुत सारे टर्म्स का, उनको हमें करना होता है। ठीक है। अब वो कैसे होंगे? जैसे मैं सीधे क्वेश्चन लेके बात करता हूँ। लिमिट, क्वेश्चन है अपना, लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड 1/√n² प्लस 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में अपना है 1/√n² प्लस। ठीक है। अब वो क्वेश्चन देख के हमें आइडिया कैसे लगेगा सर इसमें हम सीरीज लगाए ना लगाए हैं, या फिर सैंडविच थ्योरम लगाए ना लगाए, ये हमको आइडिया कैसे लगे? तो देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, इन द क्वेश्चंस ऑफ इन द क्वेश्चंस ऑफ GIF GIF series, in the question of GIS series एंड ऐसी कोई भी सीरीज दे रखी हो आपको, ठीक है, अंडर रूट, काइंड ऑफ अंडर रूट सीरीज, देन थिंक ऑफ सैंडविच। अगर आपको GIF में सीरीज दे रखी है, सर GIF में सीरीज कैसे? जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है x + 2 x + 3 x लाइक दैट, और या फिर इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको सैंडविच के बारे में सोचना। आप तुम कहोगे सर इसमें सैंडविच कैसे कहा? ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। और हाँ, लग तो लग रहा है भाई, पर मुझे एक बात बताओ तो, मान लो मैं 1 + 2 + 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स टेक 4 ऑल्सो। क्या आंसर है इसका? आंसर क्या बोलो? इसका आंसर हो गया 3 और 1 4, 4 4 8 और 2 10, आंसर हो गया 10। अब इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से कह रहा हूँ, आंसर 10 है वो ठीक है, पर मैं इस 10 को ये बोल रहा हूँ, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, इसमें सबसे छोटा कौन है? 1, ये सबसे छोटा है।
स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा कौन है? दिस दिस इज द बिगेस्ट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं स्मॉलेस्ट को 4 बार जोड़, क्यों? सर 4 टर्म्स है इसलिए स्मॉलेस्ट को 4 बार जोड़, और बिगेस्ट को भी 4 बार जोड़ा। आंसर बोलो जरा, इसका कितना हो गया? ये 16 आ गया, और ये कितना आ गया? 4। अब मैं जो कह रहा हूँ कि भाई इसका जो आंसर आया है वो हमेशा 4 से बड़ा होगा, और जो सबसे हमने बड़े को 4 बार जोड़ा था उससे छोटा होगा। या तो बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा? जब सारे टर्म सेम हो जाए, है ना, 1 1 1 1 हो गए तो उस केस में हो सकता है। ठीक है, पर मेरे को पता नहीं, अगर मान लो या तो हमें कांस्टेंट दिए हुए हैं तो हमको पता है कि भाई आंसर हमने जोड़ दिया, आंसर निकल गया, बट लेकिन जब मुझे पता ना, तो मैं एक आइडिया लगाऊंगा कि भाई पता नहीं मुझे एग्जैक्ट आंसर क्या है, बट जो भी आंसर होगा सबसे छोटे वाले को उतनी बार जोड़ो और सबसे बड़े वाले को भी उतनी ही बार जोड़ो, तो जो आंसर आएगा, जो मेरे को दे रखा है वो पूरा का पूरा, उसका आंसर उन दोनों के बीच में ही रहेगा। इतना कंफर्म। ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक, क्यों? क्योंकि सैंडविच में हम चाहिए हमें 3 चीज, एक तो बीच वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो तीनों चीज बनाने के लिए मुझे इधर की भी जरूरत पड़ेगी और इधर। अब मैं क्या करूंगा? स्मॉलेस्ट बनाऊं। मैं स्मॉलेस्ट चेक करूँ, उससे पहले मैं देखूंगा जैसे यहाँ 4 टर्म थे, तो मैं देखूंगा कितने टर्म है, 1 2 3 अप टू हियर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? कैन यू टेल मी कितने टर्म्स हैं? अब आप खुद देखो, बेटा 1 n² + 1 n² + 2 n² + 2n तक जाए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए? 2n प्लस एक ये। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारे क्वेश्चन में, बताओ? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 2n + 1। ये चीज क्लियर है? ठीक। अब मुझे ये बता दो स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट वो होता है जिसके डिवाइड में, क्या होता है? बिगेस्ट नंबर होता है। क्या होता है बेटा? डिवाइड में बिगेस्ट होता है, तभी वो ओवरऑल क्या होता है? छोटा होता है। तो सबसे बड़ा नंबर तो डिवाइड में ये लग रहा है मुझे, 2n + 1। तो 1/2n + 1 इज द स्मॉलेस्ट। ये क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट है। एंड विच इज द बिगेस्ट नंबर? बिगेस्ट हियर, बिगेस्ट इज दिस, क्योंकि इसके ही डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो अगर इसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर है तो ये बिगेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन होता है बेटा? 1/2, इसलिए। अब कितनी बार लिखना है स्मॉलेस्ट को? जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। बिगेस्ट को कितनी बार? जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। आई बात समझ में? क्या मैं 1/√n² + 2n + 1/√n² + 2n डॉट 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 1/√n²+2n। ठीक है, इसको मैंने कितनी बार लिखा है बताना जरा? 2n + 1 टाइम्स। कितनी बार लिखा है? 2n + 1 टाइम्स। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जुड़ेगा, 1 + 1 + 1 कितनी बार जुड़ेगा? 2n + 1 जुड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया स्मॉलेस्ट। और बीच वाला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या दे रखा है बोलो? क्वेश्चन दे रखा है 1/√n² + 1/√n² + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ये बहुत दिखने में काफी खतरनाक क्वेश्चन लगता है, पर होते नहीं होते। अब बिगेस्ट को भी हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? सेम, 2n + 1 टाइम। कितने टाइम्स बेटा? 2n + 1 टाइम्स। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? 2n + 1 डिवाइडेड बाई n² + 1। इज दैट क्लियर? बीच में अपना सेम, 1/n² + 1/√n² + 1 डॉट 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 1/√n²+ 2n। ठीक है, इज लेस देन। इधर कितनी बार बेचा? नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो √n²। ऊपर कितना आ गया बोलो? 2n + 1 टाइम्स। अच्छा,
अब ये तो हमें पता चल गया, पर हमें तो लिमिट की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अरे यस और नो, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो मैं हर जगह क्या करूंगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दूंगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, हम लगा सकते हैं कि इधर भी लिमिट है, इधर भी लगा दी, इधर भी लगा दी। अब ये एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अब अपन क्या करेंगे, इक्वल अपॉन इक्वल चेक करेंगे। बेटा इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। एन स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो एन वन के बाहर निकलोगे, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, एन। तो इक्वल अपॉन इक्वल है, क्या है ये, इक्वल अपॉन इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल अपॉन इक्वल है तो आंसर बोलो क्या हो जाएगा। आंसर ऊपर एन का कोएफिशिएंट टू, नीचे जब एन स्क्वायर बाहर जाएगा तो इधर वन बचेगा, तो वन है, अंडर रूट वन उसका कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो भी हमारा क्वेश्चन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, प्लस डॉट 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 वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन, लेस देन, इधर बेटा एन स्क्वायर से रूट खत्म, सो दिस एन इज देयर, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म व्हिच इज एन, हियर आल्सो एन। तो इधर आंसर कितना, इक्वल अपॉन इक्वल और अगेन इक्वल अपॉन इक्वल, तो आंसर कितना, टू अपॉन वन। ठीक, इधर से भी कितना, टू अपॉन वन, इधर से भी कितना, टू अपॉन वन, दोनों तरफ से टू टू आ रहा है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारे क्वेश्चन का, बोलो टू। कितना हो गया, टू हो गया। ये हमारा फाइनल, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पहचानने हैं, उसके बाद सबसे छोटे को उतने बार लिखना है, बड़े वाले को उतने बार लिखना है, बीच में जो क्वेश्चन है उसको ही रखना है, दोनों तरफ लिमिट लगानी है, आंसर निकालना है, बराबर आ गया, वेल एंड गुड। एंड अगर क्वेश्चन इस तरीके का दे रहा है तो बराबर ही है, ठीक है, दोनों तरफ का आंसर। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ये दिखने में बहुत भयंकर लगती है बट एक्चुअली नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या, इस तरीके का एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, जिससे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब जरूरी नहीं है वो आपको ऐसा सीरीज में लिख के दे, वो समेशन यूज करके दे सकता है। समेशन का मतलब भी वही है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ए इक्वल टू एन स्क्वायर टू एन प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज वन अपॉन अंडर रूट ए, ये लिमिट के अंदर है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट के अंदर समेशन है, समेशन को खोल दो, खोल दो समेशन, बताओ क्या होगा, लिमिट, इसका तो भाई यार क्या हो गया इसको, क्यों हैंग कर रहा है। फिर से थोड़ा टेक्निकल ग्लिच चल रहा है बेटा, मेरा लैपटॉप उतना स्मूथ नहीं है ये, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ओके, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। अब समेशन खोल देते हैं, एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन स्क्वायर से, एक एक बढ़ाते जाओ, कितना हो गया, वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर, फिर अगला बोलो, वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, के की जगह डाल दो, फिर अगला बोलो, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, ऐसे करते 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 लास्ट में अपन को क्या मिलने वाला है, एन के की जगह पर अंडर रूट एन प्लस वन होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। ठीक, अब ये जो चीज है, अब हमें ये देखना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने,
तो टर्म्स देखने के लिए आप क्या करिए, लिमिट एन टेंडिंग टू 1/√n² प्लस 1/√n² प्लस 1। ठीक है। अब क्योंकि अगर इधर होल स्क्वायर रहा तो हम नंबर बता नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो मुझे n² प्लस समथिंग बनाना पड़ेगा उसको, तभी मैं काउंट कर पाऊंगा। ठीक है। अदरवाइज काउंट करने में दिक्कत होगी अपन। जैसे इसको ओपन किया, n² प्लस 2n प्लस 1। समझा? क्यों? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये n² है, ये n² है, ये n²। यहाँ 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, ये बेटा 2 होगा इधर। ठीक है। ये 2 है, 3n कहाँ तक जा रहा है, 2n+1 तक। 1 से 2n+1 तक कितने टर्म्स हो गए, 2n+1। पर एक ये भी तो है, टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स कितने हो गए बेटा, 2n+2। ठीक। अब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये वाला जो है, ये क्या है बेटा, बिगेस्ट है। ये क्या है, बिगेस्ट। और ये वाला क्या है, स्मॉलेस्ट। ये क्या है, स्मॉलेस्ट। तो इसको कितनी बार जोड़ना है, 2n+2 टाइम्स। अब जैसे मैं 2n+2 टाइम्स जोड़ूंगा तो अपना लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब हमने उसको 2n+1 टाइम जोड़ा था तो ऊपर कितना आ गया था, 2n+1। इसको भी 2n+1 टाइम जोड़ा था तो ऊपर क्या आ गया था, 2n+1। डिनोमिनेटर सेम था, जो इधर है वो इधर का इधर रहा, और जो उधर था, उधर था ये, तो ये नीचे सेम रहा। तो जब मैं इसको कितनी बार जोड़ूंगा, 2n+2 टाइम्स, तो ऊपर कितना आएगा बोलो, 2n+2 टाइम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। अच्छा, ये बिगेस्ट है, बिगेस्ट है तो इसको अपन बाद में लिख सकते हैं, ये इसको बाद में लिखें। पहले स्मॉलेस्ट आएगा, तो स्मॉलेस्ट कितना, 2n+2 होल डिवाइडेड बाई √n² प्लस 2n+1। ठीक है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी हमारा क्वेश्चन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा, क्योंकि लिमिट इधर लगा रहा हूँ तो इधर भी लिमिट लगा ही देता हूँ, हाथ तो हाथ। लिमिट एन टेंडिंग टू 1/√n² प्लस 1/√n² प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है। 1/√n+1 होल स्क्वायर। मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब बड़े वाले को कितनी बार लिखना है, 2n+2 टाइम्स, तो वो ऊपर आ जाएगा, √n²। n² से अंडर रूट खत्म, n से n खत्म हो जाएगा, तो इस इधर से आंसर कितना आएगा बेटा, क्योंकि n बचा है, कोएफिशिएंट 1 है, 2/1। जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा था, इधर हाइस्ट कोएफिशिएंट 1, इधर बोलो n² बाहर निकलेगा n, तो इधर कितना बच जाएगा 1, तो कितना, 2/√। तो आंसर, फाइनली आंसर कितना आ गया अपना, 2 ओनली। लास्ट टाइम भी 2 आया था, इस बार भी 2 आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी एंड √x² प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 5x - 7। ठीक है। बड़ा x² का कोई x² बाहर जाएगा, कोएफिशिएंट 1, तो √1 इधर से, सो आंसर कितना, इज दैट क्लियर, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, मान लीजिए अगर लिमिट, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ना, लिमिट x टेंडिंग टू √x² प्लस डिवाइडेड बाय 5x - 7। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब मैं x² बाहर लूंगा तो √x² बाहर आएगा ना, तो इधर कितना बचेगा, √1 प्लस 1/x² डिवाइडेड बाय, यहाँ से x बाहर आएगा तो 5 + 7/x। एंड ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, √x² x नहीं होता सिंपल, वो x तब होता है जब एक x पॉजिटिव हो। आ रही बात समझ में? मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
when x is greater than equal to 0 it will be minus x when x is less than 0। आ रही बात समझ में? तो अभी तक जब हम इन्फिनिटी लेते थे तो ये प्लस इन्फिनिटी था, पॉजिटिव था, तो इसलिए हम उसको सिंपल एक्स समझते थे। पर एक्चुअली होता क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मॉड एक्स है। क्या है बेटा, ये मॉड एक्स है। और ये अंडर रूट 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 5 + 7/x। अब क्योंकि नाउ यू आर टेकिंग एक्सटेंड, अच्छा सॉरी बेटा, हियर एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, जस्ट मेक अ डिफरेंस, हियर एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, extending to minus infinity. That means x is what, negative. If x is negative, mod x will open, extending to minus infinity. So x mod x will be minus x under root 1 + 1/x² divided by x into 5 + 7/x। ये कट हो गया। अब आंसर जो आएगा, आप इंफिनिटी पुट करोगे, 1/-, है तो जीरो ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट वो आप -1 बनेगा, नीचे कितना बनेगा, तो आंसर कितना बनेगा, -1 बनेगा। तो अगर आप x² या x⁴ इवन डिग्री आप बाहर निकाल लो तो मॉड के साथ में आता है, ठीक है। और अगर आप वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो, x जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस के साथ खोलेगा, ठीक है, क्योंकि वो मॉड x हो जाता है। मॉड x क्या होता है, जब भी x नेगेटिव होता है तो -x निकाल के देता है अपन, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हमारा टॉपिक होता है अननोन वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। अननोन वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, एक्चुअली होता क्या है, वो खुद बोल देते हैं कि भाई इसकी लिमिट की वैल्यू ये है, कुछ अननोन डाल देंगे, बोलेंगे बताओ ये अननोन की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमें बस कुछ बातें याद रखनी है, ध्यान रखनी है बेटा। हम जो लिमिट चैप्टर, पूरा का पूरा लिमिट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए पढ़ते हैं। इसके लिए पढ़ते हैं इनडिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फॉर्म्स के लिए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे सातों फॉर्म होती हैं, तो जब फॉर्म होती है तब तो लिमिट का काम आता है। अगर वो फॉर्म नहीं होंगी तो हम लिमिट से उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे हम उसको, वो लिमिट से नहीं सॉल्व होने वाला है। ऑलराइट, तो अगर इफ इन एनी क्वेश्चन अननोन वैल्यू इज गिवन, इफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर is 0, then we will make numerator also 0। क्यों? टू फॉर्म टू फॉर्म 0/0, क्योंकि जब वो 0/0 हुआ होगा तभी तो लिमिट की वैल्यू आई होगी। अगर वो नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगी। अगर 0/0 फॉर्म बनेगी तभी तो लिमिट का आंसर आएगा। वो आंसर वो ऑलरेडी दे के रखा होगा, इसका मतलब लिमिट है उधर। अगर है तो ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, लेट्स से 0, ax² प्लस bx प्लस c होल डिवाइडेड बाई, लेट्स से x इक्वल टू 1, देन फाइंड a कॉमा b एंड c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे बोल दिया उसने। क्या मुझसे वो लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है? नहीं, लिमिट उसने दे रखी है। अगर दे रखी है तो अननोन वैल्यू होंगी, यस हाँ है बिल्कुल अननोन वैल्यू, ए बी सी अननोन वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे 0 बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? अगर मैंने जैसी लिमिट अप्लाई किया तो a × 0 प्लस b × 0 प्लस c होल डिवाइडेड बाई 0। तो एक्चुअली ये कितना हो गया, c/0। क्या ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है? नहीं। अगर ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो लिमिट का आंसर कैसे आ गया? आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इसको क्या बनना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनना ही पड़ेगा। और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाना है तो c को 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। आई होप क्लियर हो गया था।
एक लाइन में पूरी बात खत्म कर रहा हूँ। अगर नीचे जीरो है, अननोन वैल्यू क्वेश्चन है, तो ऊपर जीरो बनना पड़ेगा। जो भी ऊपर बचेगी लिमिट अप्लाई करने के बाद चीज, उसको जीरो बनना ही पड़ेगा। ठीक है यार। लिमिट वैल्यू इज देयर, दैट मीन्स it has to be a it has to be an indeterminate form. Indeterminate form. ठीक है, it has to be indeterminate form. That for that c must be zero. क्या होना चाहिए? c must be zero. एक वैल्यू मिल गई, c जीरो मिल गया। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, c को जीरो पुट कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी क्या हो गया? जीरो, खत्म हो गया। अब एक्स सॉल्व करो, अभी जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? एक्स को जीरो पुट करा, जीरो जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म, कुछ भी लगा दो बेटा, एक्स कॉमन निकाल दो। एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स कॉमन निकाला, ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स कट कर, लिमिट अप्लाई करा, तो ए इंटू जीरो प्लस बी। अच्छा, इस लिमिट की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है? वन। कितनी है बेटा? वन। इसका मतलब बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? बी मिल गया वन। सर व्हाट अबाउट ए? ए इज ऑल रियल नंबर। सर वाई ए इज ऑल रियल नंबर? क्योंकि हमारे आंसर पे ए से फर्क नहीं पड़ा। तुम ए कुछ भी ले लो, वन ले लो, टू ले लो, थ्री ले लो, फाइव ले लो, माइनस फाइव ले लो, माइनस टेन, माइनस कुछ भी ले लो, ए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तुम क्या ए ले सकते हो? कुछ भी, कुछ भी मतलब रियल नंबर। दैट इज वाई ए इज व्हाट? रियल नंबर। समझा? ए से हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम ए को कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब होता है बेटा पूरा रियल नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप हुआ होगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू वन, देन फाइंड ए कॉमा बी एंड सी इक्वल टू क्वेश्चन। अब देखो, आपने एक्स पुट करा, आपने क्या करा बेटा? एक्स पुट करा। अब एक्स पुट करने के बाद कौन सी फॉर्म बनी है? ऊपर एक्स पुट करा, ए इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ए इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर, दैट इज इन्फिनिटी, प्लस बी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो ऊपर क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, और एक्स इज ऑल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यू गॉट द आंसर। यू गॉट अ फाइनाइट आंसर। तुम याद करो, याद करो, जब मैंने आपको बोला था कि एक्सटेंडिंग इंफिनिटी है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा इक्वल अपॉन इक्वल डिग्री में। आई बात समझ में? अगर वो बिगर अपॉन स्मॉल हो गया तो आंसर इनफाइनाइट। अगर स्मॉल अपॉन बिगर हो गया तो आंसर कितना? जीरो। बट मुझे आंसर ना तो जीरो मिला है, ना तो इन्फिनिटी मिला है। क्या मिला है? वन मिला है। इसका मतलब कौन सी फॉर्म रही होगी? इक्वल अपॉन इक्वल, मतलब ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री क्या होगी बेटा? सेम। अगर सेम होगी तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? जीरो। ये नहीं होगी, ये दिखावा है, ये ढोंग है, दिखावा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक्स स्क्वायर को हटाना है तो उसके कोएफिशिएंट को जीरो कर दो। ठीक है, टू मेक, अच्छा, हियर यू कैन राइट सिंस limit exist, limit exists, then degree of numerator is equal to degree of denominator। ठीक है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं नीचे वाले की डिग्री कम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके इधर वन है, तो वन को थोड़ा ना जीरो बोल दूंगा, वन इक्वल टू जीरो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर, इस वाले को कह सकता हूँ कि तेरे साथ ए है, ए तो अननोन है, तो ये तो जीरो भी तो हो सकता। अगर जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर खत्म वहां से। अंडरस्टूड? एक्स स्क्वायर खत्म, मेरा काम बन गया। दैट मीन्स
a into x square has to be 0, so from there a is what बेटा 0। ठीक है, तो अगर a 0 हो गया तो बस लिमिट का क्वेश्चन हम कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट bx प्लस c अपॉन x इज इक्वल टू 1 दे हैव गिवन। हाँ, अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इक्वल, इधर भी 1 पावर इधर 1 पावर, कोएफिशिएंट कितना है b, इधर कितना है 1, तो इधर से b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो इस बार a 0 आ गया, b 1 आ गया, c से कोई फर्क पड़ा नहीं, सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सी से कोई फर्क नहीं पड़ा तो सी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो इस बार सी बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, कैन वी टेक सम मोर क्वेश्चंस, मतलब पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है चलिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन ए एंड बी इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये बेटा इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, हम उसको क्या बनाते हैं, या तो 0/0 या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। उसके लिए क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लिया, इधर कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें माइनस बाहर निकाल के इसको प्लस बना दो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ माइनस 1 का गुणा करेंगे माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, खत्म करो इधर से, 1 माइनस ए प्लस एक्स का कोइफिशिएंट इधर माइनस बी माइनस ए, कांस्टेंट क्या है 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स, दिस इज एक्स प्लस 1 ना। अच्छा ठीक है, we have taken x square so we'll take x square itself, otherwise the entire question we have to change, is equal to क्या दे रखा है बेटा, 0। क्या इक्वल अपॉन इक्वल है, अगर इक्वल अपॉन इक्वल है तो उसका जो आंसर होता है वो कोइफिशिएंट होता है, तो 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई इधर एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1, आंसर कितना 0, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू बेटा, आई बात समझ में। अच्छा बी से कोई फर्क पड़ा नहीं, तो बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।